क्या हाल चाल है भैया। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मनी एंड बैंकिंग चैप्टर हुआ था, वहां पे मैंने आपको मनी भाई के बारे में बता दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग के बारे में। कितने टाइप्स की बैंक होती हैं, मेन बैंकें कौन सी है, ये क्या क्या फंक्शंस करती है, वगैरह वगैरह। अभी तक अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा है जो वन शॉट में डाल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके देख लीजिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो बना रहा हूं मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉमर्शियल बैंक की। जितनी भी आसपास आपकी जो बैंकें हैं वो है हमारी कॉमर्शियल बैंक, जहां पर आप पैसे को जमा कर सकते हो, जरूरत पड़ने पर लोन ले सकते हो, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो मैंने जैसा कि कहा कि पैसे को जमा कर सकते हो और जरूरत पड़ने पर लोन ले सकते हो। तो अगर मान लीजिए ये है हमारी मियां खलीफा जी, अरे ये वो वाली नहीं है, ऐसे ही नाम ले लेते हैं बच्चों, कुछ और मत सोचिएगा। अब इन्होंने एक बैंक में पैसा जमा किया 10,000 रुपए। क्या करा उन्होंने? बैंक में 10,000 रुपए जमा करे। ये जो हम लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं, ये पैसा हमारा कहलाता है प्राइमरी डिपॉजिट फॉर बैंक। बैंकों के लिए कौन सी डिपॉजिट है सर? प्राइमरी डिपॉजिट। बैंक क्या करेगी इस पैसे का? बैंक इस पैसे को किसी और को दे देगी लोन के रूप में। क्या मुझे बताओ, अगर आपका अकाउंट है ही नहीं बैंक में तो क्या बैंक आपको लोन देगी? अगर आपका बैंक में अकाउंट नहीं है तो लोन नहीं मिलेगा, और चाहिए लोन तो आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। और जब आप बैंक से लोन लोगे तो वो आपके अकाउंट में एक क्रेडिट एंट्री पास कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। मतलब क्या है सर? मतलब ये केस आ रहा है कि जितनी भी हमारी कॉमर्शियल बैंकें हैं वो कैसे क्रेडिट क्रिएट करती हैं, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, वो खुद कैसे पैसा कमाती हैं और उधार कितने टाइम्स दे सकती हैं, उसके बारे में बात हो रही है। तो बेसिकली दो डिपॉजिट अभी हमने देखी, एक हमारी प्राइमरी डिपॉजिट और एक हमारी सेकेंडरी डिपॉजिट। दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो बन जाती है डिमांड डिपॉजिट, जो कि मैंने आपको मनी वाले चैप्टर में बताया था कि क्या होती है डिमांड डिपॉजिट। अब अगर आपसे पूछा जाए सीधा सीधा कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसका? डिमांड डिपॉजिट निकालने का, या आप ये पता करना चाह रहे हैं कि बैंकें कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकती हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/CRR। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। कुछ पैसा कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है एज अ रिजर्व। जितना पैसा रखना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, ये हटा देते हैं सारा समझाने के लिए आपको। मान लीजिए कि आपने बैंकों में 10,000 रुपए, इसको मैं थोड़ा हटा दे रहा हूं, आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा करे, ठीक, और जो CRR है वो 10%। तो इसमें से अगर मैंने CRR निकाला 10%, तो बैंकों के पास कितना पैसा पहुंचा है? 9,000 रुपए उनके हाथ में। इस 9,000 रुपए को वो लोन के रूप में उठा देगा, और जितनी ब्याज बैंक आपको 10,000 रुपए पर दे रही है उससे कई गुना ज्यादा ब्याज बैंक लेगी जो उनसे लोन लेगा। फिर नेक्स्ट ईयर ऐसे ही चलेगा 9,000, फिर इसका CRR अलग कर दो 10%, फिर अगेन 8,100 आ गया, इसको लोन के रूप में उठा देगी। फिर अगेन ये आ गया, इसका 10% निकाला, एंड सो ऑन।
तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, जितना CRR कम होगा उतना ही बैंक क्रेडिट क्रिएट ज्यादा कर पाएंगी, और जितना ही CRR ज्यादा होगा उतना ही हमारी जो बैंकें हैं वो क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाएंगी। ये आप ध्यान रखिएगा। अभी हम जब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तब वहां पर ये हमारे काम आएगा। उम्मीद है क्रेडिट क्रिएशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये होता क्या है और इसमें जो भी हमारा वर्क है वो क्या होता है। अब बारी आती है हमारी सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक यानी कि RBI, और इसको हम एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। मेन है RBI हमारी, ठीक है। तो RBI कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है या उसके कुछ फीचर्स भी कह सकते हो। सबसे पहला कह सकते हो बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स मतलब सर हमारे भारत में ये इनकी मोनोपोली है कि जितने भी नोट्स होते हैं उनको छापने की जिम्मेदारी या राइट सिर्फ RBI को है, ठीक है। तो बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। फिर आता है बैंकर टू द बैंक और बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द बैंक और बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब बैंकर टू द बैंक का मतलब क्या है? जितनी भी हमारी बैंक है उनके पापा जी जो होते हैं वो हमारे RBI हैं, और पापा जी जो कहते हैं आपको वही काम करना पड़ेगा, उनसे पूछ के करना पड़ेगा कि पापा ये काम कर लूं या नहीं कर लूं, या पापा बताएंगे आपको कौन सा काम कैसे करना है। तो जितनी भी हमारी बैंकें हैं उन सबको कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, कब करने हैं, ये सारी चीज की जिम्मेदारी होती है हमारी किसकी? RBI की। RBI बताती है कि बैंकों को क्या करना है और कैसे करना है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, अब ये समझिएगा, अभी एक फीचर आएगा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वहां ये बात आएगी कि मान लीजिए मैं आगे चल के PM बन गया। अरे सर क्या मजाक कर रहे हो आप, यूट्यूबर ढंग से नहीं बन पा रहे हो, आप PM बनोगे। तो अब मैं मान लेते हैं गलती से मैं PM बन गया और मैं गया कहीं पर, मान लीजिए भूकंप आ गया था, बाढ़ आ गया था, मैं गया कि यहां पर 5,000 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे। तो क्या ये 5,000 करोड़ रुपए मैं अपनी जेब से लेके आऊंगा उन्हें? नहीं, बैंकों के द्वारा उन्हीं के खातों में पैसा आएगा। इसको हम कहते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपने तरफ से किसी को पैसा सेंड करवाना चाह रही है, गवर्नमेंट अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेचती है, किसी प्रॉपर्टी को खरीदती है, तो पैसा कहां से आएगा? बैंकों से ही आएगा और बैंकों से ही जाएगा। और ये काम कौन करवा रहा है? हमारा RBI। फिर आता है बहुत ही चर्चा वाला लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसके ऊपर, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। इसका मतलब क्या है? When commercial bank are unable to arrange funds, इंग्लिश, अरे हिंदी में पढ़ेंगे सर। जब कॉमर्शियल बैंकों के पास पैसा नहीं है और वो कहीं से भी पैसे जुटा नहीं पा रही हैं, तब उस कंडीशन में RBI उनसे कहता है ए ले 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 ले, यानी कि पैसा जरूरत है तो ले लो, ब्याज हमें दोगे आप। तो लैंड ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मतलब है जब भी कॉमर्शियल बैंक को पैसे की कमी रहती है तो RBI वहां पर उनकी मदद करती है, लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। फिर आता है आपका क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब है, मान लीजिए मेरा खाता है HDFC बैंक में और मुझे किसी को 10,000 रुपए देने थे और मैंने अपनी बैंक का चेक काट कर उस पर्सन को दे दिया। उसका अकाउंट तो HDFC में है ही नहीं, तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, वो इस चेक को अपने बैंक, वो जिस भी बैंक में अकाउंट है, पंजाब में, ICICI में, एक्सिस में, वहां पर वो चेक लगाएगा और वो चेक क्लियर होके
पैसा उसके खाते में पहुंच जाएगा। उस फंक्शन को हम कहते हैं हमारा क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ठीक है ना। फिर अब इसमें कुछ फीचर और होते हैं, जैसे कि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है जो भी फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शंस होते हैं या बाहर की जो संपत्ति है, प्रॉपर्टीज है, वो कस्टडी में किसके रहती है, आरबीआई के। और हमारे ऑल ओवर इंडिया में कितना क्रेडिट, उधार पैसा ज्यादा फैलाना है या कम फैलाना है, ये भी डिसाइड करती है आरबीआई। तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे सारे के सारे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर आप बता सकते हैं। चलिए, अब हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आरबीआई के पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव, पहले हम समझते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। मार्केट में जब कंडीशंस आती है, इन्फ्लेशन आता है, डिफ्लेशन आता है, रिसेशन आता है, बूम आता है, तो आरबीआई इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से उसको ठीक करने की कोशिश करती है। सबसे पहला है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है सर? क्या होता है बैंक? अरे सर गाना मत गाओ, गधे घोड़े इकट्ठे हो जाएंगे बाहर। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लोग कह रहे हैं तो नहीं गाते हैं। चलिए, बैंक रेट का मतलब क्या है? जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लंबे समय के लिए पैसा देती है और उस पैसे पर जो ब्याज ले रही है आरबीआई, उस रेट को हम कहते हैं बैंक रेट। अब आपसे पूछा जाए सर, अगर बैंक रेट इंक्रीज हो जाए तो इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है? मान लीजिए बैंक रेट आरबीआई ने बढ़ा दी। पहले कॉमर्शियल बैंक को पैसा कम देना पड़ रहा था इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, अब पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। और हमें पैसा कौन देगा? कॉमर्शियल बैंक। जब ब्याज वो ज्यादा ले रहे हैं तो मार्केट में जो लोग उधार लेंगे वो कम लेंगे। क्यों? क्योंकि जो लोन की रेट है बैंकों के द्वारा वो बढ़ा दी जाएगी, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, लेकिन इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ जाएगी। और अगर इसका उल्टा होता है, बैंक रेट कम होती है तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि केस स्टडी टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहां पर जो आरबीआई होती है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट के बिहाफ पर सेल करती है और परचेज करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज है, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है, उनको खरीदा और बेचा जाता है। अब अगर गवर्नमेंट ने किसी प्रॉपर्टी को खरीदा, मार्केट में इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अगर गवर्नमेंट ने किसी प्रॉपर्टी को खरीदा तो भाई पैसा तो कॉमर्शियल बैंक हमें दे ही रही थी, गवर्नमेंट ने भी उन्हें पैसा दे दिया कुछ खरीद के, तो मार्केट में ज्यादा पैसा चला गया, क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज को सेल किया, बेचा तो क्या होगा? आरबीआई के पास पैसा आएगा। कॉमर्शियल बैंक से पैसा किसके पास आ गया? आरबीआई के पास आ गया, गवर्नमेंट के पास आ गया। तो आरबीआई ने जो थेनोस जी की तरह सारा का सारा जो पैसा था वो सोख लिया। अब सोख लिया सारा का सारा पैसा, तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी सर? बढ़ जाएगी, क्योंकि पैसा जो है वो महंगे पे मिलेगा, लोन की रेट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन हमारी क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। फिर होता है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट और बैंक रेट सेम है, बस अगर कॉमर्शियल बैंक को कम समय के लिए पैसा चाहिए तो वो रेपो रेट के हिसाब से मिलता है, ज्यादा समय के लिए पैसा चाहिए तो बैंक रेट के हिसाब से मिलता है। कंडीशन वही रहेगी, जो बढ़ाकर यहां पर कंडीशन हो रही थी वही रेपो रेट बढ़ेगा तो कंडीशन होगी।
फिर है फोर्थ हमारा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब है अब भैया कॉमर्शियल बैंक के पास आ गया पैसा और कॉमर्शियल बैंक ने पैसा दिया आरबीआई को कि सर अब तक तो आप हमें दे रहे थे, अब हम आपको देंगे क्या, पैसा। पैसे की बात हो रही है। तो रिवर्स रेपो रेट में जो भी हमारी कॉमर्शियल बैंक है उन्होंने आरबीआई को पैसा दिया और उसके बदले में जो ब्याज मिल रही है कॉमर्शियल बैंक को, उसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। फिर आता है हमारा सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर मींस अभी मैंने आपको बताया था कि सीआरआर बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा। कॉमर्शियल बैंक को कुछ परसेंट से पैसा रिजर्व में रखना पड़ता है आरबीआई के पास और कुछ पैसा रिजर्व में रखना पड़ता है अपने पास। जो अपने पास रखते हैं उसे हम कहते हैं एसएलआर और जो आरबीआई के पास रखते हैं उसे हम कहते हैं सीआरआर। तो ये तो थे हमारे सारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब इसमें क्या होता है सर, मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब है कि मान लीजिए मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक से कहा साहब मेरे को 40 लाख रुपए का लोन चाहिए। अब वो मेरी शकल देखेंगे बैंक वाले जो कि तेरी शकल 40 रुपए जैसी है और तुझे 40 लाख का लोन चाहिए, तो मुझे कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। क्या उसकी कीमत 40 लाख होगी? नहीं, 40 लाख से ज्यादा। मान लीजिए मैंने 40 लाख के लोन के लिए 60 लाख की जगह गिरवी रख दी, तो डिफरेंस कितना है? 20 लाख का। इस डिफरेंस को हम कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बैंक के बढ़ा देती है तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, और उल्टा होगा तो वाइस वर्सा। मोरल सुएशन और रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। मोरल सुएशन का मतलब है पीटीएम। जैसे आपके स्कूल्स में पीटीएम होती है, ऐसे ही आरबीआई के द्वारा मीटिंग ली जाती है कॉमर्शियल बैंकों की, जिसमें हम बताते हैं कि भाई क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन सा नया नियम आगे आने वाला है, किस तरीके से फॉलो करना है। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि मार्केट में कितना पैसा उधार फैलाना है, ज्यादा या कम। बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं तो उसकी ब्याज क्या होगी, एजुकेशन के लोन ले रहे हैं उसकी ब्याज क्या होगी, ये सारी चीजें बताई जाती हैं हमारी किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा बताई जाती हैं हमारी किसको, कॉमर्शियल बैंक को। ठीक है, तो यहां पर बेहतरीन तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मनी एंड बैंकिंग के दोनों पार्ट करा दिए, मनी भी और बैंकिंग भी, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कभी ऑफ करता ही नहीं हूं, आप वहां पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अब तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।